नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। सीएम धामी मंगलवार को यानी कि आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम पार्टी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो सीएम धामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं और इसी के साथ राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से भी मुलाकात कर सकते हैं। राज्य में कैबिनेट विस्तार पर मुहर लग सकती है। आज की बड़ी खबर, कैबिनेट विस्तार को लेकर के फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार पर मुहर लग सकती है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। अलग अलग राज्यों में संगठन में फेरबदल हो रहा है, तो वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दो राज्यों में कैबिनेट विस्तार की भी चर्चा है। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तराखंड में है, जहां पर 5 मंत्री का पोजीशन कह सकते हैं कि खाली है, जहां पर 5 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। हमारे साथ सुनील नौप्रभात देहरादून से जुड़ चुके हैं। सुनील, आज की मुलाकात को लेकर क्या पुष्ट खबर आ रही है अभी तक? देखिए, मैंने कहा उत्तराखंड में खासकर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं इसलिए भी जोरों पर हैं कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हाल ही में रिजाइन दिया है और उसके बाद कैबिनेट की 5 सीटें खाली हैं। तो बीजेपी में लंबे समय से इस बात को लेकर मंथन चल भी रहा था, लेकिन मंत्री के रिजाइन के बाद ये कयास बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में उनका केंद्रीय गृह मंत्री से, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष से और खासकर राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। और पिछले कई दिनों से जो कैबिनेट एक्सटेंशन को लेकर जो मंथन दिल्ली में चल रहा है, देहरादून में चल रहा है, उस पर फाइनल मुहर लग सकती है और जल्द ही उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार देखने को मिल सकता है। जी धन्यवाद आपका सुनील, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। वित्त मंत्री प्रेमचंद के इस्तीफे के बाद देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है। कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी में हलचल बढ़ गई है। 23 मार्च को सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नई कैबिनेट के साथ चौथे साल का आगाज हो सकता है। 23 मार्च को कैबिनेट विस्तार उससे पहले हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि चौथे साल में सरकार प्रवेश करे उससे पहले ही कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। हाल ही में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने विवादित बयान की वजह से इस्तीफा दिया, जिसके बाद अब खाली कैबिनेट सीटों की संख्या 5 हो गई है, जिन पर आपको नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं और इसी को लेकर हलचल तेज है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब सबकी नजर धामी सरकार के अगले कदम यानी कि कैबिनेट विस्तार पर है। क्या कुछ और मंत्रियों की छुट्टी होगी या फिर सिर्फ नए चेहरों की कैबिनेट में एंट्री होगी और मामला शांत हो जाएगा? ये ऐसा सवाल है जिसने मंत्रियों की बेचैनी बढ़ा दी है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद राज्य का सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी संगठन और सरकार में देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचल है और इसका कारण है संभावित कैबिनेट विस्तार। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कैबिनेट की 11 में से 5 सीट खाली हो गई है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि धामी सरकार का अगला कदम अब कैबिनेट एक्सटेंशन होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो बदले माहौल में कैबिनेट विस्तार में सोशल इंजीनियरिंग पर पूरा फोकस रहने वाला है। हरिद्वार प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में शामिल है, लेकिन यहाँ से कोई भी मंत्री नहीं है। ऐसे में कैबिनेट में हरिद्वार को प्राथमिकता मिलना तय माना जा रहा है। कैबिनेट में पहली बार ओबीसी चेहरे को शामिल करने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिले से भी कैबिनेट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इनमें से कुछ जिलों की भी लॉटरी लग सकती है। पहाड़ी जिलों में पौड़ी सबसे हैवी वेट जिला है। सूत्रों की माने तो पौड़ी को लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। मुझे लगता है उसमें केवल और कुछ नहीं, बाकी तो मुझे काम करना, मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन पता नहीं लगाव है पार्टी के, प्रदेश के कार्यकर्ताओं का लगाव। उस लगाव को देखते हुए
मैं मन ही मन सोचता हूँ भाई, कभी कभी मैं भी इन लोगों का काम मैंने किया है और भी कोई काम पड़ता है तो उनका काम करूँ, और ऐसा कुछ नहीं। मैं पार्टी ने बहुत दे रखा मुझे। मैंने कहा ना कि आपने बहुत छोटे व्यक्ति से बड़ा सवाल कर रहे हैं। ये तो विषय केंद्रीय नेतृत्व का है और केंद्रीय नेतृत्व जो भी का जो डिसीजन होगा, जो मार्गदर्शन होगा, उस पर काम किया जाएगा। प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर पिछले कुछ दिनों में चर्चा चल रही थी, लेकिन प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। ये तय माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में हाईकमान की हरी झंडी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट विस्तार का ऐलान कर सकते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। सियासी हलकों में प्रेमचंद के इस्तीफे को बीजेपी की डैमेज कंट्रोल पॉलिटिक्स मानी जा रही है। बीजेपी को उम्मीद थी कि इसके बाद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप नेता कहने वाले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सदन में मंत्री के विवादास्पद बयान पर प्रतिक्रिया देने वाले कांग्रेस विधायक को डपट कर चुप कराने के लिए स्पीकर पर भी एक्शन होना चाहिए। आप नरेंद्र मोदी जी की बात को यहाँ पर करो और किसी राजनीतिक मंच को यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं, तो भाई सदन किस लिए है? क्षेत्र से विधायक चुनकर आता है, क्षेत्र की पीड़ा को लेकर आता है, क्षेत्र की जन समस्या को लेकर आता है। अगर उसको ही सदन में बोलने के लिए मौका नहीं दिया जाए तो भाई विपक्षी आवाज बनकर विधायक क्या कर पाए? और ये लोकतंत्र में है, दोनों को इस्तीफा देना चाहिए, दोनों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और ऐसे लोगों को तत्काल जो है पार्टी ने भी जो है एक्शन लेके जो है बाहर का रास्ता। आपने बहुत छोटे व्यक्ति से बड़ा सवाल कर दिया, लेकिन जितना मैं प्रेम जी को जानता हूं, प्रेम जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, संघर्ष भूमि के हैं और पार्टी के जिन्होंने फैसला लिया है, इसके लिए मैं उनका कुछ साधुवाद देता हूं। कांग्रेस साफ इसी मूड में है कि सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से बात खत्म नहीं होने वाली। पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की भी एंट्री हो चुकी है। रावत ने आग में घी डालने का काम किया और मंत्रिमंडल को भी लपेटे में लेते हुए कहा कि यह सिलसिला अभी यहीं नहीं रुकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रिमंडल में सीएम धामी को छोड़कर आखिर है ही क्या। मैंने कहा ना आपसे कि ये रुकेगा नहीं मामला। अब ये कहां गया देखो, आपने मंत्रिमंडल ऐसा बना हुआ है जो मंत्रिमंडल किसी को इंस्पायर ही नहीं कर सकता। यदि उसमें मुख्यमंत्री जी और उनकी गतिशीलता को निकाल बाहर कर दीजिए तो इस मंत्रिमंडल में है क्या? और कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच अब बीजेपी के अंदर खाने संगठन में बदलाव की हलचल भी तेज हो गई है। इसी हफ्ते बेंगलुरु में आरएसएस की होने वाली मीटिंग के बाद कहा जा रहा है कि प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों सियासी पारा गर्म है, तो इसकी तपिश संगठनात्मक चुनाव में भी दिख सकती है। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बेंगलुरु में 21, 22 और 23 मार्च को होने जा रही है, जिसमें लिए गए फैसलों का असर संगठन में भी दिख सकता है। सूत्रों के अनुसार संगठन महामंत्री जैसे पदों पर भी बदलाव दिख सकता है। फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नया चेहरा कौन होगा, इसको लेकर एक तरफ जहां कयासों का बाजार गर्म है, वहीं संगठन में महिलाओं को नेतृत्व देने की चर्चा तेज है। प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास का कहना है, संघ ही पूरे मामले में फैसला लेता है। मौजूदा अध्यक्ष भी रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी में काम देखकर ही दायित्व दिया जाता है। मंडल के चुनाव हो गए हैं। हमारे 304 मंडलों में 220 मंडलों का गठन हुआ है और 84 मंडल अभी शेष रह गए हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष जो संगठन की दृष्टि से हमारे 19 जिले हैं, प्रशासनिक जिले हमारे 13 हैं और उसमें भी हमारे 18 जिलों का जो है बाकायदा चुनाव हो गया है और प्रदेश अध्यक्ष की बारी है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी बताते हैं कि 2027 में अलग रणनीति के तहत पार्टी काम कर रही है, जिसमें युवाओं और महिलाओं को तरजीह दी जा रही है। केंद्रीय पर्यवेक्षक जल्द प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर सकते हैं।
हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय पर्यवेक्षक जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के तिथि घोषित करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, ऐसा भी कहा जा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में नए युवाओं को आगे बढ़ाने, युवाओं और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यानी साफ है कि आने वाले 21, 22 और 23 तारीख पॉलिटिकल घटनाक्रम के लिहाज से बेहद खास होने जा रहे हैं। भले ही मीटिंग बेंगलुरु में हो, लेकिन यहाँ लिए गए फैसले उत्तराखंड में उठापटक कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 13 आईएएस ऑफिसर्स के विभागों में फेरबदल हुआ है। अपर सचिव विनीत कुमार से हटाया गया नियोजन का दायित्व। अपर सचिव रीना जोशी को सीईओ स्वास्थ्य प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव को कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई। अपर सचिव गौरव कुमार होंगे निदेशक शहरी विकास। इधर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल के केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं पर रोक लगाने के बयान के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी स्थानीय हकूकदारियों और विश्व हिंदू परिषद ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। वीएचपी का कहना है कि लगातार गैर हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है, जो भविष्य के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है और ऐसे में अब समय आ गया है कि चारों धाम में गैर हिंदुओं को पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित किया जाए। अपने सनातन धर्म के लिए अक्सर है। केदारनाथ विधानसभा के विधायक माननीय रावत जी द्वारा भी केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं पे पूर्ण प्रतिबंध की मांग करी है और विश्व हिंदू परिषद तो हमेशा से करता आ रहा है, कोई नया भी विषय नहीं है। हम विश्व हिंदू परिषद चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार धाम और बद्री धाम में गैर हिंदुओं का पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो। चमोली से हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, एक नया बवाल शुरू हो गया। केदारनाथ से जो आग लगी वो बद्रीनाथ धाम तक पहुंच गई और यहां पर कितने ज्यादा गंभीर दिख रहे हैं ये सभी अपनी मांगों को लेकर। जी निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो केदारनाथ धाम में जब ये फैसला वहाँ की विधायक जो आशा नौटियाल है, उन्होंने जब ये बयान दिया कि गैर हिंदुओं को धामों में वर्जित किया जाएगा, केदारनाथ धाम की जहाँ उन्होंने बात की, तो उसी समय से लग रहा था कि बद्रीनाथ धाम में भी ये आवाज़ जरूर बुलंद होगी। और अब सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार बद्रीनाथ धाम में भी गैर हिंदुओं को लेकर फैसले की बात की जा रही है, मांग की जा रही है कि इनको वहाँ से हटाया जाए। जो दुकानें वहाँ पे खोलते हैं गैर हिंदू, उनको बिल्कुल प्रतिबंधित किया जाए। और ये मांग पिछले कई वर्षों से इसलिए भी हो रही है कि बीच में कई बार बद्रीनाथ धाम में नमाज भी पढ़ी गई है और जिसके बाद लगातार लोगों ने मांग की थी कि बद्रीनाथ धाम जैसे स्थल पर जो गैर हिंदू है उनको बिल्कुल वर्जित किया जाए, उन पर रोक लगाई जाए। अब धीरे धीरे ये मांग बढ़ने लगी है और अब स्थानीय हक हकूकदारियों के साथ साथ जो विश्व हिंदू परिषद है वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम में आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि प्रचार प्रसार कर रहा है। और सबका कहना है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने तक सरकार को या स्थानीय प्रशासन को इस और बड़ा फैसला लेना होगा कि गैर हिंदुओं को पूर्ण तरीके से बद्रीनाथ धाम में वर्जित किया जाए और उनके वहां पे जितने भी कारोबार हैं उसको बंद किया जाए और उनके आने और उस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगे। जी ठीक है नितिन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, केदारनाथ धाम बद्रीनाथ धाम में स्नोफॉल हो रहा है, मौसम ठंडा है, लेकिन इस मांग ने वहां के माहौल को जरूर गर्म कर दिया है। इधर मसूरी से एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबने से 13 साल के छात्र की मौत हो गई, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस के दौरान हादसा हुआ। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्र दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पढ़ने वाले एक 13 वर्षीय बालक को मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर स्कूल स्टाफ से जानकारी की गई, जिनके द्वारा बताया गया कि स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस के दौरान बच्चा बेहोश हो गया था, जिसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया।
स्मार्ट सिटी देहरादून अभी भी कूड़े के डिस्पोजल और स्ट्रीट लाइट्स जैसी बेसिक समस्याओं से जूझ रहा है। आज नगर निगम की पहली बोर्ड मीटिंग होनी है, जिसमें बेसिक समस्याओं के जल्द समाधान को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। देहरादून नगर निगम के नवनिर्वाचित बोर्ड की पहली मीटिंग मंगलवार को होने जा रही है। इस बैठक में शहर की सफाई, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और कूड़ा उठाने वाली कंपनियों के बदलाव सहित कुल 31 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वहीं निगम के कई पार्षदों का ये मानना है कि राजधानी में सफाई की व्यवस्थाएं सुधारने और देहरादून की लाइफ लाइन बिंदल और रिस्पना नदियों की सफाई पर काम करने की जरूरत है। देहरादून शहर की और बोर्ड की भी एक सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है साफ सफाई की। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले इतने वर्षों में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी जो है स्वास्थ्य सफाई की जो व्यवस्था है वो अभी तक पटरी पर नहीं आ पाई है। तो किस अलग तरीके के साथ में साफ सफाई की व्यवस्था को देहरादून में स्थापित किया जाएगा, ये निश्चित तौर पर एक बड़ी प्राथमिकता है। सर, काफी बड़ा पोर्शन मेरा रिस्पना का नदी का मेरे एरिया पे लगता है, तो सर आपको वापस दिखा देंगे अभी जाके कि मतलब वो थोड़ा सा साफ करते हैं, मतलब प्रॉपर वापस ऐसे छोड़ देते हैं कि मतलब अभी भी नदी की हालत वैसी है, दोबारा सारा पूरी गंदगी वहीं पे है कि मतलब अगर किसी को टेंडर दिया गया है तो अच्छे प्रॉपर से साफ करे, कि ऐसा ना करे कि एक जगह से उठा दिया है फिर उसके बाद चले गए, उसके बाद फिर दोबारा ऐसी हो। नगर निगम देहरादून ने सभी पार्षदों को बोर्ड बैठक के प्रस्तावों की सूची सौंप दी है और नगर निगम के नगर आयुक्त का कहना है कि सरकार शहर के विकास के लिए पूरी तरह से तैयार है। बोर्ड की बैठक जल्दी प्रस्तावित है। होपफुली आई थिंक नेक्स्ट वीक में हम इसको रखने के प्रयास में लगे हैं। इसके अलावा जैसे ही माननीय मेयर साहब का निर्देश होते हैं तो अतिरिक्त प्रस्ताव भी प्राप्त होंगे। फिलहाल 8 से 10 प्रस्ताव मिल चुके हैं। आकार और बजट के हिसाब से देहरादून नगर निगम उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है और 100 वार्ड्स वाले इस नगर निगम में समस्याओं का भी अंबार है, जिसके निदान को लेकर चुनाव के दौरान नेताओं ने वोटरों से जो वादे किए थे, अब उन वादों पर कितना अमल हो पाता है, इसका अंदाजा नगर निगम की पहली बोर्ड मीटिंग में लग जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। सोमवार को धाम में जमकर स्नोफॉल हुआ और उसके बाद मौसम सुहाना हो गया। धाम में 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी है। धाम की बर्फ से ढकी हुई तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। बर्फबारी के बाद हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क मार्ग बंद है। मार्ग से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। इधर उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई। गंगोत्री धाम में भी बर्फ गिरी है। पूरे पहाड़ पर बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि ऊंचाई वाले इलाकों में अभी कुछ दिन और बर्फबारी हो सकती है। स्नोफॉल के बाद पहाड़ों में कड़ाके की ठंड फिर लौट आई है। पहाड़ में इस सीजन सर्दियां भले ही बिना बारिश के और बिना बर्फबारी के गुजर गई, लेकिन मार्च में हो रही बारिश और बर्फबारी कई मायनों में राहत लेकर आ रही है। मौसम का ये बदला मिजाज जल संकट से भी कुछ राहत देता दिख रहा है। पहाड़ों इस बार की सर्दी बिना बारिश और बर्फबारी के ही गुजर गई, लेकिन सर्दियों के बाद पहाड़ का मौसम काफी बदला है। आलिम यह है कि ऊंचे इलाकों में मार्च के महीने में एक बार नहीं बल्कि कई बार बर्फबारी हो गई है। लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ों में जहां ठंड एक बार फिर लौटी है, वहीं ग्लेशियरों को भी बर्फबारी से नया जीवन मिला है। हालात ये है कि मार्च से पहले जो ग्लेशियर पूरी तरह काले नजर आ रहे थे, अब वो सफेद चांदी की तरह चमक रही है। जानकार भी इस बर्फबारी को पर्यावरण के लिहाज से काफी फायदेमंद मान रहे हैं। बर्फबारी अभी हुई है तो इससे भी जरूर फायदा क्लाइमेट को होगा, क्योंकि जो पहाड़ थे, जो ग्लेशियर्स हैं, उनमें जो सालाना बर्फ गिरती है, उन्हीं बर्फ से हमारे नदियों का उद्गम होता है, तो जरूर इसका कहने का हमको फायदा मिलेगा। लेकिन उतना जो सर्दी में हमारी बर्फबारी एक हैवी स्तर पर होती थी, उतनी ना होकर अभी कम हुई है। ऊंचे इलाकों में हो रही बर्फबारी से ग्लेशियर तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही सूखे जैसे हालात से भी राहत मिली है। मार्च में हो रही बर्फबारी से जहां जल संकट दूर होने की उम्मीद है, वहीं खेती और बागवानी के लिए भी मौसम का ये बदलाव काफी फायदेमंद हो सकता है। असल में बीते कुछ सालों में पहाड़ों में पारा लगातार बढ़ रहा है,
जिसका नतीजा ये है कि हर साल 480 mm बारिश भी कम हो सकती है। वायुमंडलीय जो तापमान बढ़ रहा है, तो ये 30 सालों में जो मैंने बताया कि ये जो तापमान बढ़ा वो लगभग 0.03 डिग्री प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ा, और जो वर्षा में जो कमी आई इन 30 सालों में वो लगभग 480 mm के करीब ये बारिश में कमी आई। पहाड़ों में इन दिनों बदला मौसम का मिजाज भले ही कुछ दिक्कतें भी ला रहा हो, लेकिन पूरे उत्तर भारत के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। बारिश और बर्फबारी से जहां चढ़ रहे पारे पर कुछ लगाम लगी है, वहीं आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चमोली के खूबसूरत पर्यटक स्थल औली में इस साल होने वाले स्कीइंग स्नो बोर्ड चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया है। पहले ये आयोजन जनवरी और फरवरी में तय हुआ था, लेकिन तब 38वें नेशनल खेलों के आयोजन की वजह से चैंपियनशिप को स्थगित करना पड़ा था। अब फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते में खेलों के होने की उम्मीद थी, लेकिन खेलो इंडिया के तहत गुलमर्ग में नेशनल स्कीइंग खेल आयोजित हुए, जिसकी वजह से औली में विंटर खेल नहीं हो पाए और बताया जा रहा है कि कम बर्फ की वजह से अब चैंपियनशिप रद्द कर दी गई है। हालांकि इस साल 2024 में स्कीइंग खेलों का सफल आयोजन हुआ था। खेल रद्द होने से खिलाड़ियों में इस वक्त निराशा है और अभी भी स्कीइंग में रुचि रखने वाले खिलाड़ी औली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। औली में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स को स्थगित कर दिया गया है, जिसका कि मेन कारण है कि औली में बढ़ता तापमान की वजह से ये खेल अभी नहीं हो पा रहे हैं और हमारे पास लो ऑल्टीट्यूड पे इतना बर्फ नहीं है। बर्फ बहुत तेजी से मेल्ट हो 4-5 लोग हैं और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। हमने 7 दिन का कोर्स लिया है और हमारे सर लोग भी हमको काफ़ी अच्छे से सिखा रहे हैं और हम GMBN से कोर्स कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। बर्फ़बारी में काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस बार बर्फ़बारी में और काफ़ी मज़ा आ रहा है स्लोप से नीचे आने में और लिफ्ट की भी व्यवस्था है यहाँ पे और काफ़ी मज़ा आ रहा है। कोटद्वार में अवैध मदरसे को सील किया गया। ग्रासलैंडगंज ईदगाह में अवैध मदरसा बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। सोमवार को तहसील प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और अवैध मदरसे को सील किया। एसडीएम का कहना है कि अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। जांच में ये पाया गया कि ग्रासलैंडगंज में एक मदरसा मिला है जो बिना पंजीकरण के, जिसका कोई पंजीकरण नहीं है, बिना सुविधाएं भी नहीं है, वो संचालित हो रहा था, तो तत्काल प्रभाव से जो है सीज कर दिया गया है। आपने अक्सर सड़क किनारे खुले में, ढाबों में या कार में शराब पीते लोगों को देखा होगा और ऐसे में कई बार आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, आखिर इनकी क्या मजबूरी है जो ये सड़कों के किनारे शराब पी रहे। इस सवाल का जवाब हैरान करने वाला है। हल्द्वानी में पुलिस इन दिनों ऑपरेशन रोमियो लॉन्च किए हुए है, जिसके जरिए पुलिस ऐसे शराबियों और उपद्रवी तत्वों को पकड़ रही है जो खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। पुलिस अभी तक ऐसे 800 से ज्यादा शराबियों को पकड़ चुकी है जो खुलेआम सार्वजनिक जगहों पर शराब पी रहे थे, लेकिन पकड़े जाने पर शराबी अपनी मजबूरी पुलिस को गिना रहे हैं। अधिकतर शराबी बीवी और घर वालों से डरकर घर से दूर ढाबों या सड़क में खुलेआम शराब पी रहे हैं। घर में इससे माहौल ख़राब होता है पीने से और घर वाले भी डांटते हैं, मम्मी पापा हैं या हमारी पत्नियां हैं, वो गुस्सा करती हैं कि तुम क्यों पी रहे हो। इसलिए कभी कभी हम बाहर ड्रिंक करते हैं तो उसमें पुलिस कार्रवाई करती है, उसमें चालान वगैरह भी होते हैं। दरअसल नैनीताल जिले में पुलिस ऑपरेशन रोमियो चलाकर सार्वजनिक जगहों में सेफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जिसका असर सड़कों, शराबियों दोनों पर दिखाई दे रहा है। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर पहाड़ टॉप 10 में।